सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज ही हमारा वीडियो नंबर 28 है, जिसमें हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग्स। इस वीडियो को देखने के बाद स्ट्रिंग क्या होती है ये आपको क्लियर हो जाएगा और स्ट्रिंग्स के ऊपर मैं और भी बहुत सी वीडियोस बनाने वाला हूं। अगर आपने अब तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना और यहाँ से 1 बाय 1 वीडियोस देखना। अब हम समझते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है। मैंने यहाँ पर लिखा इंडिया, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 5 कैरेक्टर्स है, मतलब कैरेक्टर्स का एक ग्रुप है। तो यही है स्ट्रिंग। आपसे अगर कोई पूछे कि स्ट्रिंग क्या होती है तो आप जवाब दोगे कैरेक्टर्स का कलेक्शन। इसी को हम स्ट्रिंग कहते हैं और स्ट्रिंग 1D एरे के मदद से बनाई जाती है। कहने का मतलब है कि हम 1D एरे का यूज करके स्ट्रिंग को स्टोर करवा सकते हैं। अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें मैं स्ट्रिंग का यूज करूंगा। सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूं यहाँ पर string.c के नाम से। स्ट्रिंग को मैं स्टोर किस तरह से करवाऊंगा अब इसको समझिए। मैं एक डेटा टाइप बनाता हूं कैर टाइप का और एक वेरिएबल बनाया ch। अब अगर मैं इस ch में कुछ स्टोर करवाना चाहूं तो मैं सिर्फ सिंगल कैरेक्टर्स को स्टोर करवा सकता हूं, लेकिन मुझे अगर एक स्ट्रिंग को स्टोर करवाना है तो मैं इस वेरिएबल का 1D एरे बनाऊंगा। अब क्या होगा, इसकी अलग अलग लोकेशन पे जो मैंने स्ट्रिंग को स्टोर करवाया है उसका एक एक कैरेक्टर जाके स्टोर हो जाएगा और जो भी स्ट्रिंग मैंने स्टोर करवाई है उसका पर्टिकुलर एक एड्रेस होगा। अगर मैं चाहूं तो पूरी स्ट्रिंग एक बार में प्रिंट करवा सकता हूं या फिर मैं कोई एक एक कैरेक्टर भी प्रिंट करवा सकता हूं। आपको एक बात याद रखनी है, जब भी हम किसी वेरिएबल में कोई स्ट्रिंग को स्टोर करवाएंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, उस स्ट्रिंग के एंड में एक नल कैरेक्टर भी ऐड कर देगा जिससे कि वो हमारी एक स्ट्रिंग बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टोर करवाया मेरा नाम अर्सिल, तो कंपाइलर क्या करेगा, इस स्ट्रिंग के एंड में एक नल कैरेक्टर को ऐड कर देगा इस तरह। तो ये एक नल कैरेक्टर की पहचान है जिससे ये बन जाएगी एक स्ट्रिंग। तो ये बात आपको याद रखनी है ताकि हम किसी स्ट्रिंग को प्रोग्राम में प्रिंट करवाने के लिए किसी लूप का यूज करेंगे तो उस वक्त नल कैरेक्टर के माध्यम से ही हमें ये बात पता चलेगी कि स्ट्रिंग का एंड हो चुका है। अब मैं आपको एक स्ट्रिंग स्टोर करवा के दिखाता हूँ कि स्ट्रिंग को हम स्टोर किस तरह से करवाएंगे किसी वेरिएबल के अंदर। तो मान लो कि मुझे मेरा नाम स्टोर करवाना है, तो मैंने बनाया वेरिएबल नेम और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 6। अब इस वेरिएबल के अंदर मुझे मेरा नाम यानी कि एक स्ट्रिंग को स्टोर करवाना है। तो स्ट्रिंग को स्टोर करवाने के 2 तरीके हैं। एक तो मैं खुद से 1 बाय 1 मेरे नाम के अल्फाबेट्स ऐड करता चलूं जिसको हम बोलेंगे इनिशियलाइजेशन। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके मैं ये कर सकता हूं। और दूसरा तरीका है स्कैनएफ की मदद से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो अभी हम पहला वाला तरीका देखते हैं कि इसमें मैं अपना नाम किस तरह से इनिशियलाइजेशन करवाता हूं। तो यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा A, R, S, I और L। अब क्या होगा कि ये कैरेक्टर्स का कलेक्शन इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा जिससे हम इसे स्ट्रिंग कहेंगे। लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि ये है स्ट्रिंग का एंडिंग सिंबल जिससे हमें पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग का एंड हो चुका है। तो इसको भी मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। अब मैंने इसको यहाँ पर खुद से ऐड किया क्योंकि ये नाम को मैंने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करवाया है, इस वजह से मुझे इस सिंबल को यानी कि इस एंडिंग कैरेक्टर को खुद से ऐड करना पड़ा। अगर मैं अपने इस नाम को स्कैनएफ का यूज करके यूजर से इनपुट करवाता तो कंपाइलर क्या करता, इस एंडिंग सिंबल को ऑटोमेटिकली ऐड कर देता हमारी स्ट्रिंग के एंड में। लेकिन जब मैं खुद से इस तरह से लिखूंगा तो मुझे ये एंडिंग कैरेक्टर भी खुद से लिखना होगा। तो मेरे नाम में यहाँ पर 5 कैरेक्टर है और मैंने यहाँ पर साइज लिखा है 6 ताकि एक में एंडिंग कैरेक्टर भी ऐड कर सकूं। इसको हम इससे भी आसान तरीके से स्टोर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा कैर नेम। मैं क्या करूंगा कि इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दूंगा, यहाँ पे मैं कुछ भी साइज नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं डबल कोट के अंदर मेरा नाम लिख दूंगा सेमीकोलन। तो इस तरह से भी ये स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी। ये वाला ज्यादा आसान तरीका है क्योंकि पहले वाले में हम क्या करते थे कि एक एक कैरेक्टर स्टोर करवाते थे और उसका साइज भी लिखते थे यहाँ पर। लेकिन इस वाले तरीके में मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल का नेम लिखा, ब्रैकेट को ऐसे ही एम्प्टी छोड़ दिया और यहाँ पर डबल कोट के अंदर मैंने अपना नाम लिख दिया। तो इस तरह से भी हम स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कोई नल कैरेक्टर भी नहीं लिखा है। इस तरह से लिखने से क्या होगा कि जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर को ऐड कर देगा। तो मेरा सजेशन यही है कि आप
ये वाला तरीका इस्तेमाल करो। दोनों का आउटपुट और दोनों का यूज एक ही तरीके से होगा। तो फिर ये जो मैंने लास्ट में लिखा है यही वाला ज्यादा बेटर है कि हम इस तरह से अपने स्ट्रिंग को स्टोर करवाए। तो जब मैंने इस स्ट्रिंग को स्टोर किया तो ये मेमोरी में किस तरह से स्टोर हुई, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। तो मैंने इस स्ट्रिंग को यहाँ पर स्टोर किया मेमोरी के अंदर। तो एरे का इंडेक्सिंग नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, जो कि मैंने आपको एरे वाले वीडियो में पढ़ाया था। तो यहाँ पर 0 इंडेक्स की वैल्यू होगी A, 1 इंडेक्स की वैल्यू होगी R, और इसी तरह से ये स्टेप बाय स्टेप आगे की स्ट्रिंग को स्टोर करेगा। लेकिन जो आखिरी इंडेक्स है उसकी वैल्यू होगी नल कैरेक्टर, जिससे ये पता चलेगा कि इस स्ट्रिंग का यहाँ पर एंड हो चुका है। तो ये तो आपने देखा कि इंडेक्स और कौन से इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू स्टोर हुई, लेकिन एक और चीज होती है, हर इंडेक्स का कोई ना कोई एड्रेस होता है। आप इसको समझिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू है A, उसका एड्रेस है 101। तो बाकी के जो एड्रेस होंगे वो भी उसी सीक्वेंस में स्टोर होंगे, और उन एड्रेस के बीच का जो स्पेस होगा वो उतना ही होगा जितना कि कैर डेटा टाइप मेमोरी में स्पेस कंज्यूम करता है। हमने डेटा टाइप के चैप्टर्स में देखा कि कैर डेटा टाइप जो है वो 1 बाइट का स्पेस लेता है। तो आप ये मान के चलो कि A का एड्रेस 101 है तो R का एड्रेस 102 ही होगा, और फिर उसी सीक्वेंस में हम आगे जाएंगे। तो ये 101 मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ये एड्रेस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उसका जो सीक्वेंस ऑर्डर होगा वो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप होगा। अब अगर आप चाहे तो इसमें से किसी सिंगल कैरेक्टर को भी प्रिंट करवा सकते हैं, और अगर आप चाहो तो पूरी स्ट्रिंग को भी प्रिंट करवा सकते हो। अब मान लो कि मुझे इस स्ट्रिंग में से सिर्फ S को प्रिंट करवाना है, सिर्फ S। तो हम printf में कुछ इस तरह से लिखेंगे, printf %c, उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे और उसका जो भी इंडेक्सिंग नंबर है, यहाँ पर s का इंडेक्सिंग नंबर है 2, तो यहाँ पर मैं printf में वेरिएबल के बाद लिखूंगा 2। तो इससे क्या होगा कि सिर्फ s प्रिंट होगा। अब ये तो इस तरह से सिंगल कैरेक्टर प्रिंट होगा, लेकिन अगर मैं पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाहता हूं तो यहाँ पर %c की जगह पर मैं %s का इस्तेमाल करूंगा। %s का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें पूरी स्ट्रिंग को एक बार में प्रिंट करवाना होता है, क्योंकि %s मतलब स्ट्रिंग को डिनोट करता है। तो अगर मुझे इस पूरी स्ट्रिंग को एक बार में प्रिंट करवाना है तो मैं स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखूंगा, printf %s, name। तो इस तरह से ये पूरी स्ट्रिंग एक बार में प्रिंट हो जाएगी। मैं इसका प्रोग्राम रन करके आपको दिखाता हूं। मैंने कोड ब्लॉक्स ओपन कर लिया। पहले मैंने जिस तरीके से स्ट्रिंग को स्टोर करवाया था मैंने उसको कमेंट कर दिया ताकि ये एग्जीक्यूट ना हो। मैंने लिखा printf %s, name, और फिर मैं इस प्रोग्राम को बिल्ड एंड रन करूंगा। तो यहाँ पर मेरा नाम यानी कि स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। इस स्ट्रिंग को मैंने नेम वेरिएबल में स्टोर करवाया जो कि 1D एरे है, इसके अंदर मैंने कोई साइज नहीं लिखा। और फिर मुझे जब उसको प्रिंट करवाना था मैंने %s का यूज करके उस वेरिएबल का नाम लिख दिया। तो ये तो मैंने डायरेक्ट इनिशियलाइज करवा दी इस स्ट्रिंग को यहाँ पर नेम के अंदर। अगर मैं यूजर से कोई स्ट्रिंग इनपुट करवाना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो अब मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाता हूँ जिसमें मैं यूजर से स्ट्रिंग इनपुट करवाऊंगा और यूजर जो भी स्ट्रिंग इनपुट करेगा वो मैं स्क्रीन पे प्रिंट करवाऊंगा। इसके लिए मैंने लिखा कैर डेटा टाइप और मैंने लिखा नेम, और यहाँ पर मैं साइज लिख देता हूँ 10। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया है क्योंकि मैंने इसका कुछ साइज लिखा है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। अब मैं लिखता हूँ printf enter your name। अब मैं यूजर से स्ट्रिंग इनपुट करवाने के लिए लिखता हूँ scanf %s, name। तो यहाँ पर मैंने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज नहीं किया क्योंकि मैंने यहाँ पर एरे का यूज किया है। तो जब हम एरे का नाम यहाँ पर लिखते हैं तो वो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को ही पॉइंट करता है और फिर उसके ही सीक्वेंस में वो स्ट्रिंग को स्टोर करता है और प्रिंट करता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मिल जाता है तो फिर बाकी के एलिमेंट्स के एड्रेस भी उसी सीक्वेंस में होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि एक स्ट्रिंग को स्टोर करवा रहे हैं 1D एरे की मदद से। आपको बस इतना याद रखना है। तो जब मैं मेरा नाम यहाँ पर लिखूंगा तो क्या होगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका एड्रेस यहाँ पर स्टोर हो जाएगा और फिर बाकी के एलिमेंट्स का एड्रेस भी उसी सीक्वेंस में आगे होगा। तो मैं उसको आसानी से फिर प्रिंट भी करवा सकता हूँ। अब मैं नाम को प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पर लिखता हूँ printf/n hello %s, नेम वेरिएबल, और फिर मैं इस प्रोग्राम को बिल्ड एंड रन करता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा अर्सिल, एंटर। तो प्रिंट हुआ हेलो अर्सिल। तो जब मैंने यहाँ पर मेरा नाम लिखा तो क्या हुआ होगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट था उसका एड्रेस स्टोर हो गया इस वेरिएबल के अंदर, और फिर जब मैंने प्रिंट करवाया तो उस फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस की मदद से बाकी के एलिमेंट्स का एड्रेस भी हमारे प्रोग्राम को पता चल गया और उसने स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने सीखा कि किस तरह से हम स्ट्रिंग को स्टोर करवाते हैं। जैसा कि पहले हमने देखा असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग को स्टोर करवाया था, और फिर
scanf की मदद से यूजर से इनपुट लेके मैंने स्ट्रिंग को स्टोर करवाया और फिर उसी स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। स्ट्रिंग में सीखने के लिए आगे और भी बहुत कुछ है, बहुत से प्रीडिफाइंड फंक्शन भी है जो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो बाकी प्रोग्राम से अलग इस प्रोग्राम में ये है कि हम यहाँ पर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज नहीं कर रहे। अगर आप यहाँ पर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करते भी हैं फिर भी कोई एरर जनरेट नहीं होगा। आप चाहें तो कर सकते हैं लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस वजह से मैंने इस प्रोग्राम में इसका यूज नहीं किया।